नमस्कार साथियों, एग्री प्रो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था कोशिका के बारे में, उसके बाद मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया क्या क्या पढ़ना था हमको, क्या कौन कौन से टॉपिक कितने कितने पढ़ने हैं, कौन से अध्याय में से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सब की बात की थी। आज नया पढ़ने से पहले हम वापस थोड़ा सा पीछे की तरफ रिकॉल करते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने बात की थी कोशिका की। कोशिका क्या होता है? कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है कोशिका को। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द सेल। कोशिका की बात की, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, जो कि डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। इसकी सेल रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। उसके 9 साल बाद 1674 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने कोशिका के संरचना की बात की थी। मैंने आपको बताया था कोशिका के संरचना के अंदर इसके अंदर कोशिकांश आते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर की तरफ आवरण वगैरह होता है, उसकी बात की थी। आज वापस इसको विस्तृत ढंग से शुरू करते हैं। वापस हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की। कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। ये बात हम पहले कर चुके हैं। कोशिका के अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। हम जब कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में, एक हम पढ़ेंगे कोशिका के विभाजन के बारे में। कोशिका की संरचना की बात करें तो आपके सामने कोशिका की संरचना, ये एक कोशिका की संरचना दे रही है कि उस कोशिका की संरचना के अंदर जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम्स है, गोल्जी एपेटर्स है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बात करें तो अंतरपर्दवी जालिका ये भी है, अपने गोल्जी बॉडी भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म होता है, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। तो एक तो हम इस कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर जितने भी कोशिकांश आएंगे इन सारे कोशिकांश की, इन सारे संरचनाओं की बात करेंगे। उसके बाद हम कोशिका के अंदर विभाजन कैसे होता है। मुख्य रूप से इस अध्याय के अंदर हमको 2 चीज़ें पढ़नी, एक कोशिका की संरचना और एक कोशिका का विभाजन। तो कोशिका की संरचना की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कोशिका के विभाजन की। कोशिका के अंदर सबसे पहले शुरुआत के अंदर चलते हैं। कोशिका की संरचना को हम 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है। कोशिका की संरचना के अंदर सबसे पहले आ रहा है कोशिकीय आवरण, फिर आ रहा है कोशिका द्रव्य, फिर होता है कोशिका के अंदर केंद्रक। कोशिका अगर आवरण की बात करें जिसको सेल्यूलर इन्वोलप कहा जाता है, फिर आता है कोशिका द्रव्य जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और केंद्रक को न्यूक्लियस बोला जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक होता है ठोस भाग और एक होता है तरल भाग। ठोस भाग की बात करें तो ठोस भाग को टोपोप्लाज्म बोला जाता है, वहीं तरल भाग को हाइलोप्लाज्म बोला जाता है। सॉलिड पार्ट एंड लिक्विड पार्ट की बात करें तो लिक्विड पार्ट को हाइलोप्लाज्म और सॉलिड पार्ट को ट्रोपोप्लाज्म बोला जाता है। जो कोशिका द्रव्य के अंदर सॉलिड भाग होते हैं, ठोस भाग होते हैं, उन्हीं ठोस भाग के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स पाई जाती है, जिसके अंदर हमारे सिलेबस में हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, हम गोल्जी बॉडी की बात करेंगे, हम लाइसोसोम्स की बात करेंगे, हम अंतरपर्दवी जालिका की बात करेंगे, हम हरित लवक की बात करेंगे, हम राइबोसोम्स की बात करेंगे। तो इस तरीके से हमको पहले पता होना चाहिए कि सेल चैप्टर्स के अंदर हम पढ़ क्या रहे हैं। इसके लिए आप इसको पहले थोड़ा सा नोट करें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने बोला आपने इसको नोट किया होगा। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि आगे इस चैप्टर्स के अंदर क्या है। एक एक पार्ट की शुरुआत करते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोशिका की बात करते हैं। जैसे हमने कोशिका की एक संरचना देखी, थोड़ी सी पुरानी चीज़ें जो पहले इंट्रो वाली क्लास में हुई थी, अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से सही तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसी से हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। सबसे पहले शरीर की सूक्ष्मतम कोशिकीय और क्रियात्मक संरचना को कोशिका कहा जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सर्वप्रथम देखा कोशिका को रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कॉर्क नाम के पेड़ थे उसके अंदर अध्ययन की, और ये मृत कोशिका थी।
जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की, वो भी 1674 के अंदर। रॉबर्ट हुक ने अपनी पुस्तक, रॉबर्ट हुक ने जो भी कोशिका के बारे में पढ़ा उन्होंने सबसे पहली कोशिका खोज की। इन सब के बारे में जो उन्होंने पढ़ा था उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के अंदर उन्होंने सारी डिटेल बताई, कोशिका क्या होती है, कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं। उन्होंने कोशिका की खोज कॉक नंबर पौधे पे की। तो ये सारा उन्होंने क्या माइक्रोग्राफी में। सर्वप्रथम जो इरूट्रेस थे उन्होंने बताया कि पादप और जंतुओं का शरीर कोशिका से बना होता। कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का अगर नाम बात करें तो कोशिका की खोज वैज्ञानिक की थी रॉबर्ट हुक ने, मृत कोशिका की और जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। पर पादपों का और जंतुओं का शरीर कोशिका से बना होता है ये बताया सबसे पहले इरूट्रे ने। सबसे पहले वही वापस इंग्लिश में, स्मॉलेस्ट सेल्यूलर फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेल, फर्स्ट रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, और उनकी बुक का नाम माइक्रोग्राफिया। तो अब आपको इस तरीके से साथ साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम्स के अंदर पूरी तरीके से डिटेल्स मिलेगी। तो थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, साथ साथ क्लास के अंदर हम उसको नोट करने का भी मैं आपको टाइम दूंगा, उसको साथ साथ आप नोट कीजिए। आपको पीडीएफ में बाद में प्रोवाइड होगा, लेकिन जैसे जैसे हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको चीज़ों को आपको नोट करते जाइए। चलो जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए अब आगे बात करते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा, ये तो हमने वही बात की जो अभी तक पढ़ा था। कोशिका का विस्तृत अध्ययन, कोशिका का विस्तृत अध्ययन किसने किया, इसकी अगर डिटेल स्टडी किसने की, अगर सबसे पहले बात करें तो जंतु कोशिका का जो विस्तृत अध्ययन किया था वो किया था स्वान ने। वही पादप कोशिका का जो विस्तृत अध्ययन किया था वो किया था स्लाइडेन ने। स्वान और स्लाइडेन दो वैज्ञानिक थे, स्वान और स्लाइडेन। स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका, स्वान और स्लाइडेन ने बात एक ही की, लेकिन स्वान ने जो बात की थी वो जंतु कोशिका के बारे में बताया था, वही स्लाइडेन ने जो बात की थी वो पादप कोशिका की बात है। स्लाइडेन ने क्या बोला, सबसे पहले बात करते हैं, स्लाइडेन ने ये बोला कि सारी जो भी पादप होते हैं, सारे जो पादप होते हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और इनकी जो नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई कोशिका बन रही है, नई कोशिका बन रही है तो वो किसी न किसी पुरानी कोशिका से ही बनी है, ये बताया था स्लाइडेन ने। और ये सेम जो स्लाइडेन ने बताया वही चीज़ सारी स्वान ने भी बताई थी, लेकिन स्वान ने जंतुओं के बारे में बताया था कि जंतुओं का शरीर कोशिका से बना होता है और जंतुओं के अंदर नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। ठीक है, आगे बात करते हैं। आधुनिक जो कोशिका का सिद्धांत दिया है वो पुनीरकजे, नेगली और रुडोल्फ विर्चो ने दिया है। छोटी क्लासेस के अंदर हम लोगों ने सिर्फ एक ही नाम पढ़ा था, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया है, तो हमने वहाँ सीधी सी बात की कि कोशिका का सिद्धांत रुडोल्फ विर्चो ने दिया है। लेकिन अगर हम आधुनिक जेड के अकॉर्डिंग बात करें तो इनके साथ दो वैज्ञानिक और थे, एक अपने पुनीरकजे और एक नेगली, इन तीनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत। अब कोशिका का सिद्धांत होता है क्या, कोशिका के सिद्धांत के अंदर एक बात वो बार बार इसकी पुनरावृत्ति की गई है, रिपीट की गई है कि सारे जीवित सजीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। एक ही चीज बार बार बोली गई है। कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं तो सभी जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। शरीर की सूक्ष्मतम, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। मान लेते हैं अगर ये दो नई कोशिकाएं बन रही है तो ये नई दो कोशिकाएं बनी है तो वो किसी न किसी पुरानी एक कोशिका से बनी थी, पूर्ववर्ती कोशिका से। इसके लिए साइंटिस्टों ने जो टर्म दिया था वो था ई सेलुलस ओ सेलुलस।
ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। और कोशिका के अंदर ही आनुवांशिक गुण निहित होते हैं, और जो कोशिका होती है उसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, आनुवांशिक गुण होते हैं, जेनेटिक प्रॉपर्टीज होती है। यही जेनेटिक प्रॉपर्टीज क्या करती है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर गुणसूत्रों का स्थानांतरण करती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर गुणसूत्रों का स्थानांतरण करती है। जैसे अगर हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है, हमारी शरीर भी कोशिका से बना है, तो हमारे अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं, जो गुणसूत्र है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो लक्षण होते हैं, हमारा बोलने का तरीका, हमारा दिखने का तरीका, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से सिमिलर होता है। हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह से नहीं है, हम पेरेंट्स के सिमिलर से। तो जैसे किसी की आंखें मम्मी की जैसी होती है, किसी की शक्ल उनके पापा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जेनेटिक्स, और वो जेनेटिक्स किस में होता है? कोशिका के अंदर होता है। तो ये थोड़ी सी ये लाइन नोट कीजिए। सबसे पहले दो साइंटिस्टों के नाम बात करते हैं और फिर बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की, इनके बारे में नोट कीजिए। उम्मीद है कि मैं जब बीच बीच में आपको ये थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, इस टाइम के अंदर आप लोग ये नोट्स बना रहे होंगे। साथ में साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, दोनों मीडियम के अंदर आपके लिए डिटेल्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कोशिकाओं के प्रकार की। कोशिकाएं कितने प्रकार की? हमने कोशिका तो पढ़ी, हमने दो कोशिका अभी तक देखी। एक होती है पादप कोशिका, जिसकी खोज, जिसके बारे में बताया था स्लाइडेन ने, और एक होती है जंतु कोशिका, जिसके बारे में बताया था स्वान ने। स्वान और स्लाइडेन ने दोनों चीज़ों के बारे में बताया था। तो हम बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में मुख्यतः अंतर क्या होता है, क्या दोनों के बीच में डिफरेंशियल्स पाए जा रहे हैं, उसकी बात करें। जो पादप कोशिका होती है उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, वही जंतु कोशिका होती है उनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई। अब कोशिका भित्ति क्या होती है? जब कभी भी कोई कोशिका बनी हुई होती है तो उसके जो बाहर का जो आवरण होता है, उस आवरण में हम दो तरीके के आवरण देखेंगे। ये है ना, हमेशा कोशिका या तो सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन हो सकती है, एक झिल्ली युक्त या दोहरी झिल्ली युक्त हो सकती है। जब कोई कोशिका एक झिल्ली युक्त होती है तो उसकी जो सबसे बाहर की तरफ जो झिल्ली है, जो आवरण होता है, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। जब किसी कोशिका के अंदर सिर्फ एक ही बाहर का आवरण पाया जा रहा है और एक ही झिल्ली पाई जा रही है, एक ही परत पाई जा रही है, तो उसका नाम होगा कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। लेकिन बहुत सारी कोशिका के अंदर, इनके अंदर वो बाहर का जो आवरण होता है वो दोहरा होता है, दो परतें पाई जाती है। तो अंदर वाली परत को तो कोशिका झिल्ली बोला जाएगा, वहीं बाहर वाली परत को कोशिका भित्ति बोला जाएगा। अंदर वाली परत सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली जो परत होगी वो क्या होगी? सेल वॉल। तो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वहीं एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। हम आगे तो वैसे पूरा सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल वॉल बनी हुई किससे होती है, सेल वॉल से का। लेकिन अगर मैं ऊपर से थोड़ा सा आपको बताऊं तो जो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसका काम क्या होता है, और वो ह्यूमन से जंतुओं के अंदर ये जो प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट क्यों नहीं होती उसकी बात करें तो जैसे इन्वायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, मौसम का बदलाव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम हमारे बॉडी को उसके अकॉर्डिंग डालने के लिए हम हमारे बॉडी पर कपड़े पहनते हैं, या अलग अलग तरीके, सर्दियों के अंदर गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों के अंदर सूती के कपड़े पहनते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके, ताकि हमारी बॉडी कंफर्टेबल है। लेकिन प्लांट के पास ऐसा कोई फीचर्स नहीं होता, प्लांट के पास कोई कपड़े पहनने की या सर्दी आया तो आग सेकने की, ये सारे। तो इसलिए उनके प्लांट्स के अंदर, पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। जो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बदलाव होते हैं, उन बदलावों को बचाने, उन बदलावों से बचाने के लिए प्लांट के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि जंतुओं के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। हम तो कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं, जानवर कपड़े नहीं पहनते, तो उनके शरीर के ऊपर बालों की बहुत सारी परतें पाई जाती है। जो जानवर जिस जगह रहता है उसके अंदर उसी प्रकार की बालों की परतें पाई जाती है। जैसे हमारे आसपास जो जानवर रहते हैं, जैसे हम गाय या भैंस की बात करें, उनके ऊपर बालों की परत कम पाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड का मौसम नहीं आता। वहीं जो
हमने पोलर बियर्स होते हैं, बर्फ के अंदर रहने वाले भालू होते हैं, पहाड़ों के अंदर रहने वाले जीव होते हैं, जहाँ बर्फ पड़ती है तो उनके शरीर के ऊपर बालों की परत भी ज़्यादा पाई जाती है। तो सेल वॉल जंतुओं के अंदर नहीं पाई जा रही है, वो पादपों के अंदर पाई जा रही है और पादपों को सुरक्षा का काम करती है। जो कोशिका के अंदर रिक्तिका होती है, जो पादप कोशिका के अंदर रिक्तिकाएं बड़ी पाई जाती है, वही जंतु कोशिका के अंदर रिक्तिका या तो छोटी पाई जाएगी या अनुपस्थित होगी। रिक्तिका के बारे में भी आगे पूरा पढ़ना है, लेकिन अब थोड़ा सा अगर इंट्रो में बताया जाए तो रिक्तिका का काम होता है संग्रहण का, स्टोरेज का। रिक्तिका का मुख्य कार्य होता है संग्रहण या स्टोरेज का। हमारे जैसे हम पढ़ते हैं कि हमको पता है कि हमारा शरीर के अंदर 70% वाटर है, लेकिन शरीर पर कहीं भी कट लगाओ या शरीर पर कुछ भी करो, कहीं पर भी चोट लगती है तो पानी कहीं से भी नहीं निकलता, सब जगह से खून निकलता है। तो 70% हमारे शरीर में है का, तो वो 70% जो पानी होता है वो पाया जाता है इन रिक्तिकाओं के अंदर। रिक्तिकाएं होती है कोशिका के अंदर। जैसे ये कोशिका की संरचना है, इस कोशिका की संरचना के अंदर जैसे ये आपको माइट्रोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये आपको गोल्जी बॉडी दिख रही है, इसी किस तरीके से ये देखो छोटी छोटी यहाँ रिक्तिकाएं पाई जा रही है। तो इन रिक्तिकाओं के अंदर वो पानी का संग्रहण रहता है। प्लांट्स के अंदर जो उनकी बॉडी होती है वो 90 से 95% वाटर की बनी हुई होती है, और वो पानी जो सारा संग्रहण होता है वो वैक्यूल्स के अंदर होता है, रिक्तिकाओं के अंदर होता है। और प्लांट्स के अंदर रिक्तिकाएं बड़ी होती है, और वही जंतुओं के अंदर रिक्तिकाएं या तो छोटी होगी या रिक्तिकाएं अनुपस्थित होगी। फिर आगे चलते हैं, लवक पाए जाते हैं। जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन कलर होता है, जो प्लांट्स के अंदर जो कलर पाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पादपों के अंदर, वो कलर उनको ग्रीन कलर देने का काम करता है लवक। जैसे पादपों के अंदर पाया जाता है हरित लवक, तो ये जो लवक पादपों के अंदर पाया जाता है, पर जंतुओं के अंदर ये लवक नहीं पाया जाता है। तारककाय नहीं पाए जाते, पादपों के अंदर तारककाय नहीं पाए जाते, वहीं जंतुओं के अंदर तारककाय पाए जाते हैं। तारककाय गुणसूत्रों के विभाजन के समय काम आता है, हम आगे विस्तृत अध्ययन इसका करेंगे। अभी बात करें तो जंतुओं के अंदर तारककाय पाए जाते हैं, वहीं पादपों के अंदर तारककाय नहीं पाए जाते। प्रोटीन से तर्कु तंतु बनते हैं, वे तारक के अंदर से तर्कु तंतु बनते हैं। पादप कोशिका के अंदर जो तर्कु तंतु बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, वही जंतुओं के अंदर जो तर्कु तंतु बनते हैं वो बनते हैं तारक के अंदर से। तर्कु तंतु क्या होता है? जब कोशिका का विभाजन होता है तो उसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उन गुणसूत्रों का भी साथ में विभाजन होता है। तो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर खींचा जाता है, तो इनको खींचने के लिए जो ये वाली संरचना बनती है, उनको खींचने के लिए जिस तरह की संरचनाएं बनती है, उन संरचनाओं को बोला जाता है तर्कु तंतु। अगर हम बात करें तो हम अगर इसको समझ सकते हैं कि एक तरह धागेनुमा संरचनाएं होती है जो गुणसूत्रों को दोनों ध्रुवों की ओर खींचती है। जब गुणसूत्रों को दोनों ध्रुवों की ओर खींचा जाता है तो वो बीच में से टूटते हैं, तो वो तर्कु तंतु पादप कोशिका के अंदर प्रोटीन्स के बने होते हैं, वहीं जंतु कोशिका के अंदर वो तर्कु तंतु तारक के अंदर से बने हुए होते हैं। तो यहाँ तक ये समझ में आया आपको? चलो इसको थोड़ा सा नोट कीजिए आप, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। चलो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले थोड़ा सा इसको वापस रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने आज शुरुआत की थी कोशिका के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है, और कोशिका के अंदर इसकी संरचना का अध्ययन करना है, और कोशिका के अंदर इसके विभाजन के बारे में पढ़ना है। फिर हमने पढ़ा था कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। संरचना के अंदर कोशिका के आवरण पाए जाते हैं। कोशिका के आवरण के अंदर दो चीजें पाई जाएगी। कोशिका के आवरण के अंदर एक तो कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और
हाँ, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा आज। अब आगे की बात करते हैं। आगे अब करने से पहले थोड़ा सा हम वापस रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने कोशिका के बारे में क्या क्या पढ़ा। हमने पहले बात की थी कोशिका के बारे में। कोशिका के अंदर कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका के अंदर हमको दो चीज़ें पढ़नी है, एक कोशिका के विभाजन के बारे में पढ़ना है और एक वहीं पर हमको कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ना है। कोशिका के उसके बाद हमने वापस आगे की तरफ पढ़ा था कि कोशिका के अंदर संरचना के अंदर क्या क्या पाए। कोशिका के संरचना में 3 भाग होते हैं, कोशिका का आवरण, कोशिका का द्रव्य और कोशिका के अंदर केंद्र। इवन अगर बात करें तो सेल्यूलर इवलप होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। इसकी बात की थी। साइटोप्लाज्म दो तरीके से होता है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड को बोला जाता है टोकोप्लाज्म और लिक्विड को बोला जाता है हाइलोप्लाज्म। टोकोप्लाज्म एंड हाइलोप्लाज्म। और सॉलिड के अंदर ये सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, हमने इनकी बात की थी। और कोशिका के आवरण के अंदर एक तो होती है सेल मेम्ब्रेन और दूसरी होगी हमारे सेल वॉल। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, 2 भाग पाए जाएंगे इसके अंदर। उसके बाद हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था, हमने लीवेनहॉक के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने कोशिका के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। कोशिका का सिद्धांत क्या होता है, आधुनिक कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कि इन सब बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने बात की थी जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच के अंदर क्या फर्क होता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको पढ़े और समझ में आ रहा है, आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो और साथ के साथ तैयारी करते जा रहे हो। आपके लिए थोड़ा सा ये नया हो सकता है। आप अपने जो भी क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो या क्लासेस के रिलेटेड जो भी चीज़ें हो, आप उन सबको हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।